बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। द फोर्स दैट अपोजेस, वो फोर्स जो कि अपोज करती है, मुज़ाहमत करती है, द मोशन, हरकत के खिलाफ, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, हरकत करते हुए अजसाम के। फ्रिक्शन क्यों अकर करती है? दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन क्यों पाई जाती है? अगर हम ये जानना चाहें तो इस मकसद के लिए हमें एक छोटी सी एक्टिविटी समझना होगी। फर्ज करें हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं। ये हमारा ब्लॉक ए है, इसके साथ हमारे पास एक और ब्लॉक है, इसको हम ब्लॉक बी कह देते हैं। ब्लॉक बी की जो अपर सरफेस है और ब्लॉक ए की जो लोअर सरफेसेस हैं, ये किसी चीज के साथ फर्ज करें कांटेक्ट में नहीं है। हमने इन पर बात नहीं करनी। हमने बात करनी है ब्लॉक बी की लोअर सरफेस और ब्लॉक ए की अपर सरफेस के बारे में। ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। अगर हम नेक्ड आई से देखें, आम आंख से, तो इन सरफेसेस को हमें बिल्कुल, ये सरफेसेस हमें स्मूथ नजर आती हैं। लेकिन अगर हम इन सरफेसेस का माइक्रोस्कोपिक व्यू लें, फर्ज करें इतने हिस्से को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा है, तो ये हमें इस तरह से नजर आएगा कि जो अपर सरफेस है वो भी हमें थोड़ी सी रफ नजर आएगी और जो लोअर सरफेस है वो भी हमें रफ नजर आएगी। सरफेसेस अपने अंदर पिट्स और बम्प्स रखती हैं। फर्ज करें जो लोअर सरफेस है, इसमें ये वाला हिस्सा इसका पिट है और इसके साथ वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इसका बम्प है। पिट्स और बम्प्स ये दोनों मिलकर एक खास फॉर्मेशन बनाते हैं जिसको हम कोल्ड वेल्स का नाम देते हैं। इट मींस कि फ्रिक्शन क्यों अकर करती है? कोल्ड वेल्स की मौजूदगी की वजह से। ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के साथ मूव करने की कोशिश करते हैं तो पिट्स और बम्प्स एक दूसरे को जो है वो रप्चर करते हैं और इस रप्चर करने के नतीजे में जो फ्रिक्शन है वो अकर होती है, कोल्ड वेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। अब क्या फ्रिक्शन का इन्हिसार सिर्फ इन्हीं कोल्ड वेल्स पर है? तो ये भी नहीं कहेंगे हम। फ्रिक्शन का इन्हिसार सिर्फ इन्हीं कोल्ड वेल्स पर नहीं होता, बल्कि फ्रिक्शन का इन्हिसार और भी बहुत सारी चीजों पर होता है। तो उसके लिए अगर हमने बात करनी हो तो हमें फ्रिक्शन की कुछ टाइप्स को डिस्कस करना होगा। फर्ज करें मैं कहता हूं कि जो फ्रिक्शन है वो दो तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरी हो सकती है काइनेटिक फ्रिक्शन। फोर्स लगाने से जब तक दो सरफेसेस के दरमियान मोशन का प्रोसेस ना हो तो उस वक्त तक उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है, इसको हम एफएस कहते हैं। और फोर्स लगाने से जब ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मोशन का अमल जो है वो जारी हो जाए तो फिर वो जो फ्रिक्शन होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। अब अगर बात करें हम यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का इन्हिसार दो चीजों पर होता है। Fs इज इक्वल टू म्यू आर। अब हमें यहां से समझना है कि म्यू क्या है और आर क्या है। म्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। वो सरफेसेस जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं उनकी नेचर क्या है, वो म्यू रिप्रेजेंट करता है।
और इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। हम इसको आगे डिफाइन करना भी सीखेंगे। आर क्या है? ये सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन है। सरफेस, एक सरफेस का दूसरी सरफेस के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेट है उसके नतीजे में रिएक्शन वजूद में आता है, और ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाता है? नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर हम इस इक्वेशन पर बात करें तो हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का अनुसार कितनी चीजों पर है। एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू, फर्ज करें हमने नॉर्मल रिएक्शन को कांस्टेंट कर दिया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा म्यू के, यानी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी बड़ी होगी इट मींस कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, ना डिस्कस करें, इसका और इसका रिलेशन चेक करें, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगी रिएक्शन के बढ़ने से। यानी मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे दूं कि देखें, अब अगर हम बात करें जो म्यू की वैल्यू है वो आइस और वुड के लिए वो है 0.05, और जो म्यू की वैल्यू है टायर एंड ड्राई रोड के लिए वो है 1। तो इट मींस कि जितनी बड़ी वैल्यू कांस्टेंट की होगी फ्रिक्शन जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है? डेफिनेटली रिएक्शन ने बढ़ना है वेट के साथ। अगर हम इन दो ब्लॉक्स के दरमियान फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे, यहां एक ऊपर तीसरा ब्लॉक जो है वो प्लेस कर देंगे सी। ये ब्लॉक वेट इंक्रीज करेगा इसके साथ मिलके, तो यहां पर मौजूद रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, और इस रिएक्शन के बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसकी डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है, मैं भी आपको बता देता हूं। द फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, इट कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस फोर्स, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें म्यू के बारे में कि म्यू क्या है, तो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसके लिए कह सकते हैं, ये मैं फ्रिक्शन की डेफिनेशन रेज कर रहा हूं, जी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम कह सकते हैं द रेशो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन R is constant. This constant is called coefficient of friction. अब अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, तो हमें पता है द रेशो म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। डिवाइड मीन्स रेशो, जैसा कि आप जानते हैं ये साइन रेशो का है, और अगर हम यहां पर पुट कर दें एक बार तो ये बन जाता है डिवाइड। इट मींस बोथ ऑफ दीज टर्म हैव द सेम मीनिंग।
तो हम कहेंगे जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आर का की जो रेशो है वो असल में क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जितनी बड़ी आएगी, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन जो है वो उतनी ही ज्यादा अकर करेगी। आपने अक्सर देखा होगा जो एथलीट्स हैं और जो साइकिलिस्ट हैं, एथलीट्स अपने जॉगर्स के नीचे जो यूज करते हैं मुख्तलिफ किस्म के वो छोटे छोटे से बोर्ड्स यूज करते हैं, और इसी तरह जो साइकिलिस्ट हैं